आज हम लोग लेखपाल के कुछ महत्वपूर्ण कागजातों के बारे में देखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेखपाल की दृष्टि से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेखपाल के कागजात। तो जमींदारी उन्मूलन के उपरांत पटवारी का नाम बदल करके लेखपाल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स 1950 में 1950 के पहले जो लेखपाल था उसे हम लोग पटवारी के नाम से जानते थे। उसी का नाम जो था वो बदल करके लेखपाल कर दिया गया। लेखपाल के पास किसी से संबंधित सभी तरीके के जितने भी महत्वपूर्ण कागजात रहते हैं वो लेखपाल के पास हमें देखने के लिए मिलते हैं। गांव जो होता है उसे मौजा भी कहते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहीं पर भी मौजा वर्ड का यूज़ करते हैं तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हमें समझना होगा कि ये गांव के बारे में बात हो रही है। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि सभी गांव जो जितने भी होते हैं उनके पास एक लेखपाल होता है, परंतु कुछ गांव ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक गांव के लिए एक लेखपाल हो सकता है। परंतु कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ गांव जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक गांव में ही एक से अधिक लेखपाल भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक गांव का एक लेखपाल होगा ही होगा। एक गांव में एक से अधिक भी लेखपाल हो सकते हैं और एक लेखपाल एक से अधिक गांव का भी लेखपाल हो सकता है। तो चलिए हम इनके सबसे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज के बारे में देखते हैं। पहला जो आता है नक्शा, जिसे सजरा के नाम से जाना जाता है। तो नक्शे को सजरा भी कहते हैं। लेखपाल के पास हर मौजे मतलब गांव का एक अलग नक्शा होता है। नक्शा जो होता है वो कपड़े पे बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स नक्शा कपड़े पे इसलिए बना रहता है, अगर वो पेपर में बनाएंगे तो लेखपाल उसको ज़्यादा टाइम तक समेट कर नहीं रख पाएगा सही से। बार बार पेपर खोलने और बंद करने पर वो फटना स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से उसे कपड़े पर बनाया जाता है। नक्शे में क्या होता है, नक्शों में खेतों से संबंधित पूरे नक्शे होते हैं और प्रत्येक खेत पर उनका नंबर लिखा हुआ होता है। लेखपाल अपने हलके में क्या करेगा, मौजे में 3 निरीक्षण अवश्य करता है। लेखपाल जो रहेगा वो अपने गांव में एक साल में 3 निरीक्षण जरूर करेगा। पहला जो रहेगा वो अगस्त में 1 अगस्त के करीब करेगा। दूसरा जो रहेगा वो 1 जनवरी के आसपास करेगा और तीसरा जो रहता है वो 15 अप्रैल के आसपास करता है। अब हम देखते हैं कि नक्शे या सजरा के कार्य क्या क्या होते हैं। खेतों के नंबर का नक्शे से मिलान, लेखपाल जब आएगा तो वो देखेगा कि खेत के नंबर और नक्शे जो हैं वो सही हैं कि नहीं आपस में। खेतों की सीमा को नापतोल करता है, वो देखता है कि खेत की जो सीमाएं हैं वो आपस में सही हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बगल वाले खेत मतलब किसान ने अपनी मेड़ को बढ़ा लिया हो। नक्शे पर पेंसिल से अगर किसी ने भी ऐसा किया है, अगर खेत की जो सीमा है उसको किसी ने बढ़ा लिया है या गांव में किसी भी तरीके का खेती का बंटवारा हुआ है, तो वो बंटवारे को क्या करेगा, वो पेंसिल से दिखाएगा। और वो पेंसिल से कैसे दिखाएगा, वो पेंसिल से ऐसी डॉट 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 लाइंस के थ्रू उन बंटवारे को दिखाएगा। फिर क्या होगा, सपोज दैट कि ये किसी एक इंसान का खेत है। इस खेत का नंबर 66 है। अब इसमें 2 भाइयों ने अपना आपस में बंटवारा कर लिया, तो लेखपाल ने ऐसे डॉट लाइन से यहाँ पे बंटवारा दिखाया और जो ये 66 है इसको 66/1 कर दिया, इसको 66/2 कर दिया। जब दोबारा इस एरिया का नक्शा वगैरह बनाया जाएगा तो उतने टाइम पर इनके नए नंबर अलॉट किए जाएंगे। लेकिन जब तक नया नक्शा नहीं बनाया जा रहा है, इनको 66/1 और 66/2 के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ चिन्ह वगैरह भी बना रखे हैं कि किस तरीके के चिन्ह जो होते हैं वो हमें सजरा में देखने के लिए मिलते हैं। तो तार घर को ऐसे दिखाया जाएगा, तालाब खामा, तालाब पुख्ता, टीला, नलकूप, तहसील को कुछ इस तरीके के दिखाया जाएगा। थाना कुछ इस तरीके से रहेगा, ऊसर भूमि को ऐसे, जमीन सोरा ऐसे, खेल के मैदान को, पंचायत घर कुछ इस तरीके का दिखता है। पेड़ लगाने की स्वतंत्र भूमि जहाँ पर कोई भी पेड़ लगा सकता है उसे कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ और भी चिन्ह हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग खसरा के बारे में देखने जा रहे हैं। खसरा क्या होता है, खसरा जो होता है वो किस्तवार रजिस्टर होता है।
जो कि लेखपाल के पास होता है। कुछ इस तरीके का लंबा सा उसमें एक रजिस्टर्स में कॉलम्स होते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे रबी में कौन सी फसल बोई गई, कितना पानी यूज़ हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। और ये कुल मिलाकर इसमें 21 खाने जो होते हैं वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। लेखपाल को 20 अप्रैल तक जो अपना खसरा रहता है उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 वर्ष तक ये लेखपाल के ही पास रहता है। फिर क्या होता है, दूसरे वर्ष जुलाई में लेखपाल जो रहता है वो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास अपने खसरे को जमा करवा देता है। प्रत्येक मौजे के लिए एक खसरा होता है, मतलब प्रत्येक गांव जो होगा या प्रत्येक जो मोहल्ला देखने के लिए हमें मिल रहा है उसके पास एक खसरा ज़रूर होगा। खसरा जो रहता है वो सजरा से संबंधित रहता है। अब सजरा से कैसे संबंधित रहेगा, जो सजरा है वो मैप है एक तरीके से, और मैप में क्या रहता है, खेतों की नंबरिंग वगैरह लिखी रहती है। तो उससे क्या रहता है, लेखपाल को खसरा बनाने और देखने समझने में बहुत आसानी रहती है। समय समय पर खेतों की सीमाओं में उलट फेर तथा उन समस्त बातों को दर्ज करता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे किसी के खेत की सीमाएं जो हैं वो परिवर्तित हुई हैं, या किसी भी खेत की सीमाएं कैसे परिवर्तित होंगी, जब खेतों का बंटवारा होगा तभी उनकी सीमाओं में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो उन सभी को क्या किया जाता है, खसरे के अंदर नक्शे में प्रस्तुत जरूर किया जाता है। लेखपाल जो रहता है वर्ष में 3 बार आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 3 बार कब कब आता है। तो 3 बार वो आता है, 1 अगस्त को आता है, 1 जनवरी को आता है और 15 अप्रैल के आसपास वो आता है। तो इन तीनों बार में क्या होता है कि वो देखता है कि खरीफ फसल में क्या बोया गया है, रबी फसल में क्या बोया गया है, और जैद ऋतु की फसल जो रहती हैं इसमें उड़द और मूंग बोई जाती हैं, इनके टाइम पीरियड में क्या बोया गया है और कितना बोया गया है, सिंचाई कैसे की गई है, इन सब चीज़ों को वो खसरे के अंदर लिखता है। फिर आगे देखते हैं, कृषकों का नाम और भूमि का क्षेत्रफल जो रहता है वे खसरे के अंदर लिखा रहता है। किसानों द्वारा खेती में किए गए सीमा जितनी तरीके से परिवर्तित हो रही है इनके बारे में जानकारी खसरे के अंदर रहती है। सिंचित असिंचित भूमि का अलग अलग क्षेत्रफल कितना है इनके बारे में, खेतों में बोई गई फसल के नाम जो हैं उनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में खसरे के अंदर लिखा रहता है। अब हम यहाँ पे खतौनी के बारे में देखते हैं। खतौनी क्या होता है, खतौनी जो है ये तीसरा अनिवार्य रजिस्टर्ड होता है। किसानों के अधिकार अंकित रहते हैं इसके अंदर। इसमें क्या रहता है कि इसमें यह अंकित रहता है कि कौन सा किसान किस भूमि पर कृषि कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इस बात का अंकित किया जाता है कि कौन सा किसान जो है वो किस भूमि में कृषि कर रहा है। जैसे कि जो बटैया वगैरह जो रहते हैं, जो गांव में क्या रहता है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो अपनी भूमि को खुद जोतते बोते नहीं हैं, तो वो लोग छोटे कृषक जो रहते हैं उनको दे देते हैं। जिनके पास भूमि नहीं होती है वो उनकी भूमि पे जा कर के कृषि करते हैं, उन्हें बटाई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बटाइयों के बारे में भी जानकारी जो रहती है वो अंकित रहती है। प्रत्येक मोहल्ले को कुटुंब भी कहते हैं, अलग अलग खतौनी होती है। लेखपाल पहले वर्ष की खतौनी के आधार पर नए वर्ष की खतौनी में सभी परिवर्तनों को शामिल करता है। तो फ्रेंड्स अगर 1 वर्ष की खतौनी है तो मतलब अगर दोबारा हम दूसरे वर्ष की खतौनी को बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होंगे। कुछ ही घर ऐसे होंगे जिनमें बंटवारा वगैरह हमें देखने के लिए मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस खतौनी के अंदर लिखा रहता है। अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो लेखपाल उस परिवर्तन को लाल स्याही से ही दिखाएगा। और खतौनी जो रहती है वो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को तैयार कर ली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि खतौनी के जो महत्व रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले किसान द्वारा दिए गए लगान या कर जो रहता है उसको ज्ञात किया जाता है। अब फ्रेंड्स किसान जो रहता है जो टैक्स देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे लगान कहते हैं। ये भी एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी रहती है। भूमि के सही मालिक का पता इससे चल जाता है। कृषि की कृषक जो है उसके पास कितनी जोतें हैं, भूमि का क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में पता चल जाता है। खसरा संख्या का भी पता चल जाता है। कृषक कितने समय से कृषि कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं तीसरा इम्पॉर्टेंट ज्योतिबाही। ज्योतिबाही भी एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज होता है। ये पासबुक होती है एक तरीके से। सरकार द्वारा प्रत्येक भूमिधर किसान जो रहते हैं उनको ये पासबुक जो रहती है वो दी जाती है। कृषक से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जो रहती हैं वो ज्योतिबाही के अंदर दी जाती हैं, जैसे जोत का विवरण,
मालगुजारी, भूमि का क्षेत्रफल कितना है, गाटा की संख्या कितनी है, शासकीय अधिकरणों से लिए गए ऋण आदि के पूर्ण विवरण जो रहता है वो ज्योतिबाही में देखने के लिए मिलता है। ज्योतिबाही जो रहती है वो 16 मतलब 16 पेज की होती है। अब इसके महत्व के बारे में अगर हम देखें तो कृषक का पूर्व परिचय इसके अंदर दिया जाता है। शासकीय अधिकरणों से लिए गए ऋण जो रहती है उनकी जो जानकारी रहती है वो इसके अंदर दी जाती है। बैंक सहकारी समितियों से लिए गए ऋण जो रहती है उनकी भी जानकारी इनके अंदर रहती है। ज्योति में हुए परिवर्तन का ज्ञान जो रहता है वो इसके अंदर रहता है। तो फ्रेंड, ज्योतिबाही जो रहती है वो एक तरीके से इसमें भी इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे कि कोई किसान जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले चुका है, तो उस जब तक वो ऋण का भुगतान नहीं करता है तब तक उसे दोबारा ऋण ना दिया जाए। और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट रहती है, जैसे कि किसी भी किसान को किसी भी तरीके की सरकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण का अगर वो लाभ उठा चुका है तो जब तक वो ऋण का भुगतान नहीं कर देता तब तक उसे किसी भी दूसरे तरीके का ऋण ना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेखपाल के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कागजातों के बारे में था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।